विषय था कि श्रेष्ठ की सुरक्षा, उस बारे में व्याख्या बताई गई कि श्रेष्ठ आदमी किसको कहते हैं। तो उसमें 3 बातें बताई गई है कि जो स्वयं दुख मुक्त हो गया और उसने दूसरे को भी दुख मुक्त करने के लिए प्रयास करता है। दूसरी बात, जो स्वयं सुख और समाधानी हो गया और दूसरे को भी सुख और समाधान के समृद्धि के लिए प्रयास करता है। और तीसरा, किसी भी अन्याय अत्याचार को सहन नहीं करता है। ऐसे 3 जो बातें जिस मनुष्य में होती है उसको श्रेष्ठ पुरुष कहा जाता है। और ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति को समाज ने उसकी सुरक्षा करना चाहिए। समाज ने उसको मजबूत बनाने के लिए, चाहे दुर्बल हो लेकिन उसको मजबूत बनाने के लिए समाज ने प्रयास करना चाहिए। दूसरा मुद्दा था कि सुरक्षा की पृष्ठभूमि। तो जो श्रेष्ठ है उसको सुरक्षा क्यों प्रदान करना चाहिए, उसको सुरक्षित क्यों रखना चाहिए, उसके साधारणतः 3 मुद्दे बताए मैंने। पहला जो है अस्तित्व के लिए संघर्ष, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, अस्तित्व के लिए संघर्ष। दूसरा मुद्दा था कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो शक्तिशाली है वही टिकेगा, फिट है वही टिकेगा, जो वीकेस्ट है ही विल बी वॉल आउट, यानी वो वाल के बाहर वॉल आउट हो जाएगा। और इसके लिए ऐसे संघर्ष में हमें श्रेष्ठ व्यक्ति को बचाना चाहिए। 2 मुद्दे जो बताए कि अस्तित्व के लिए संघर्ष है, इसलिए उसका अस्तित्व बचाने के लिए हमें उसको सहायता देना है ताकि श्रेष्ठ बचे। क्योंकि अगर श्रेष्ठ को नहीं बचाए तो फिटेस्ट आदमी बचेगा। तो फिटेस्ट नहीं बचना चाहिए, श्रेष्ठ बचना चाहिए, इसलिए समाज ने उसको मदद करना चाहिए। ये बात आवश्यक है। अस्तित्व के लिए संघर्ष में बताया कि 3 बातें बताई है। अस्तित्व के मूल नियम, तो हर एक का अस्तित्व अलग होता है। किसी का हर एक चीज अलग होती है, हर एक की। कोई काला रहेगा, कोई गोरा रहेगा, कोई ऊंचा रहेगा, कोई थोड़ा सा नीचे रहेगा, कोई अमीर रहेगा, कोई गरीब रहेगा, कोई कम पढ़ा लिखा होगा, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा होगा। तो हर एक दर्जा में, स्टेटस में, और उसके इसमें जो उसके बॉडी में वो हर एक अलग अलग है, हर एक इंसान अलग है। लेकिन हर एक को चाहे कितनी भी भिन्नता हो, लेकिन हर एक को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संघर्ष करना जरूरी है, हर एक को। तो एक उदाहरण देता हूं कि जैसे कोई लड़का है, उसकी मेमोरी तेज है या उसको स्मरण करने की उसको एक कला है, वो अच्छा स्मरण कर सकता है, तो वो 3 घंटे भी अगर पढ़ाई करेगा तो वो बात उसके स्मरण में रहेगी, वो याद कर सकता है। लेकिन कोई लड़का है जो है उसका अस्तित्व अलग है, उस लड़के को उतना ही स्मरण करने के लिए, उतनी बात ख्याल में रखने के लिए उसको 8 घंटे लगेंगे। तो अस्तित्व में टिकना है तो उसको 8 घंटे देना, ये भला ही 3 घंटे देता होगा लेकिन उसको 8 घंटे देने की जरूरत है। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर अपने जीवन के 18 घंटे पढ़ाई को देते थे, क्योंकि अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए उनको इतना टाइम देना ही पड़ता था, क्योंकि उन्होंने अपना अस्तित्व मजबूत करने के लिए संघर्ष, उनको पता था कि दुनिया में संघर्ष है और मुझे भी आगे चल के संघर्ष करना है, समाज के लिए संघर्ष करना है, समाज को न्याय दिलाना है।
ये सारी बातें बाबा साहब को मालूम था, इसलिए बाबा साहब ने अपने अस्तित्व को बनाने के लिए उन्होंने काफी संघर्ष किया। तो अस्तित्व के लिए संघर्ष में 3 बातें हैं कि अस्तित्व के मूल नियम, द लॉ, फंडामेंटल लॉ ऑफ एग्जिस्टेंस, अस्तित्व के मूल नियम यानी फंडामेंटल लॉ ऑफ एग्जिस्टेंस। तो हमें हर एक चीज का फंडामेंटल लॉ ऑफ एग्जिस्टेंस हर एक चीज का डिफरेंट है, हर एक चीज का अलग है, तो हमें उसके ऊपर स्टडी करना पड़ेगा, उसके ऊपर अध्ययन करना पड़ेगा। अध्ययन करके हम समझ सकते कि उसके फंडामेंटल नियम क्या है उसके अस्तित्व का। जैसे कोई पेड़ को जगाना है, पेड़ को आपको लाना है, तो कोई पेड़ छांव में रखने से भी फल फूल सकते हैं और कुछ पेड़ उसको छांव में रखने से मर जाएंगे, उसको धूप में रखना पड़ता है, धूप में रखेंगे तो पेड़ टिकेंगे। किसी को 2 दिन में पानी देना पड़ता है तो किसी को 8 दिन में पानी देने से भी वो टिक सकेगा। तो हर एक का अस्तित्व अलग है, अस्तित्व देख करके हमको उस वैसी प्रतिक्रिया करना पड़ेगा, वैसे कृति करना पड़ेगा। इसलिए उसको फंडामेंटल लॉ ऑफ एग्जिस्टेंस समझने की बहुत जरूरी आवश्यकता है। स्त्री का फंडामेंटल लॉ ऑफ एग्जिस्टेंस क्या होता है, पुरुषों का कैसा होता है, युवाओं का कैसा होता है, बच्चा का कैसा होता है, और जो वृद्ध लोग हैं उनका अस्तित्व कैसा होता है, इसके बारे में हम अध्ययन करके उनके फंडामेंटल लॉ ऑफ एग्जिस्टेंस के अनुसार ही उनके साथ में वैसा ही व्यवहार हम कर सकेंगे, करना चाहिए, ताकि वो आगे टिक सके। अगर उनके अस्तित्व के विरुद्ध में हम काम किए तो टिक नहीं पाएगा। उठा के जो धूप में पेड़ रखने वाले हैं उसको उठा के हम अंदर सेमिनरी में रख दिए तो 2-3 दिन में मर जाएगा, पेड़ सूख जाएगा पौधा। इस तरह से अस्तित्व के मूल नियम को हमें पहचानना है। दूसरा, वर्तमान परिस्थिति जिस प्रकार है, तथागत बुद्ध कहते हैं कि आदमी के जीवन में सुख और दुख जो पैदा होता है वो वर्तमान परिस्थिति के अनुसार पैदा होता है। भला हम पहले अच्छे थे, हमारे पास काफी पैसा था, काफी हम यंग थे, काफी हमारे पास सब स्ट्रांग थे, तो तब हम स्ट्रांग थे, तब हमारे पास सब कुछ था। लेकिन आज वर्तमान स्थिति में आज हम उस स्थिति में नहीं है, जो पहले की स्थिति थी आज वो स्थिति में नहीं है। तो हमें तो संघर्ष करना पड़ता है। आज हम ये स्थिति में है, वर्तमान स्थिति में है, आज हमारे पास कुछ नहीं है, आज हमारी उम्र हो गई है, बुढ़ापा आ गया, पहले यंग थे, सब कुछ था, आज नहीं है, फिर भी तब भी हमको संघर्ष करना पड़ता था, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। आज भी हमको स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस संघर्ष करना पड़ता है। तो वर्तमान स्थिति को देख करके हमें स्ट्रगल का, संघर्ष की रूपरेखा बनाने की आवश्यकता है। वर्तमान स्थिति में रूपरेखा बनाने की आवश्यकता है। अगर हम अच्छी तरह से रूपरेखा बनाएं तब हम टिक पाएंगे। अगर हम वर्तमान स्थिति को नहीं समझे, आज अभी इस समय कैसी स्थिति है, आज महाराष्ट्र में कैसी स्थिति है, आज पूरे भारत में कैसी स्थिति है, राजकीय स्थिति कैसी है, सामाजिक स्थिति कैसी है, आर्थिक स्थिति कैसी है, ये सारे वर्तमान स्थिति में ये सारी बातों का हमें अध्ययन करना पड़ेगा, गहराई से चिंतन करना पड़ेगा। उसके बाद में ये चिंतन करने के बाद में, 2 बातों का चिंतन करने के बाद में हमें अपनी रणनीति तैयार करना पड़ेगा। वही हमें स्ट्रगल कैसा करना है इसकी नीति हमें बनाना पड़ेगा। इसके लिए तो अस्तित्व के लिए संघर्ष करना है, तो ये तीनों बातें हमें ख्याल में रखना है और इसी तरह से हमें अस्तित्व के लिए संघर्ष करना है। आज की स्थिति में अगर हम गहराई से चिंतन करें, सबको मालूम है आज की स्थिति क्या है। आज भारत में जो वातावरण है वो असमानता का वातावरण है, विषमतावादी वातावरण है, सामाजिक हो या धार्मिक हो
या राजकीयवाद, तो इसमें हमें समता, स्वातंत्र, बंधुभाव, न्याय की नीति कहीं भी नजर नहीं आती। आज के वर्तमान स्थिति में भारत में जो स्थिति नजर आ रही है वो क्रमिक विषमता यानी ग्रेडेड इनइक्वलिटी की स्थिति आती है, समझ में आती है। अन्याय हमारे नज़र के सामने दिखता है, स्वतंत्रता नष्ट होते हुए दिखती है, आज समता प्राप्त नहीं हो रही है, समानता नष्ट होते हुए समय दिखती है। तो ऐसे वर्तमान स्थिति में हमें संघर्ष करना है, ऐसे स्थिति में भी हमें स्ट्रगल करना है। काय के लिए? कि अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। ऐसे परिस्थिति में भी हमें स्ट्रगल करना है। अगर हम ऐसे परिस्थिति में स्ट्रगल नहीं कर पाए तब टिक नहीं पाएंगे। तो अभी भारत की जो सिचुएशन जो बन रही है कि जो अमीर है वो अमीर बन रहा है, जो संपत्ति संपन्न है वो संपत्ति संपन्न बन रहा है, जो गरीब है वो गरीब बन रहा है, जो जिसके पास विशेष अधिकार है उसके पास वो विशेष अधिकार उसके पास में और ज्यादा उसको बढ़ावा दे रहे हैं, और जो गुलाम है वो गुलामी बनते जा रहे, गुलाम और ज्यादा गुलाम बन रहे, और जो विशेष अधिकार जिसके पास में उनके पास में और ज्यादा विशेष अधिकार दिए जा रहे। तो ये जो बीच में जो दरी निर्माण हो रही है, एक तरफ सबको विशेष अधिकार दे करके आज स्ट्रगल के लिए सामर्थ्यशाली बनाया जा रहा है, फिटेस्ट बनाया जा रहा है। एक तरफ एक ऐसा वर्ग है उसको इतनी चारों तरफ से सहायता करके, उसको चारों तरफ से मदद करके उसको स्ट्रांगेस्ट बनाया जा रहा है, अति शक्तिशाली बनाया जा रहा है। और एक दूसरा ग्रुप है भारत में, उसको दिन ब दिन दुर्बल बनाया जा रहा है, दुर्बल बनाया जा रहा है। तो ये दिन ब दिन दुर्बल क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि उनको मालूम है जो जीवन विकास का सिद्धांत उसको मालूम है, ये नेचुरल सिद्धांत है, पूरे दुनिया में सिद्धांत चलता है कि इवैल्यूएशन, थ्योरी ऑफ इवैल्यूएशन में जीवित रहने का विकास, जीवन विकास करने का सिद्धांत है। तो उसमें बताया है यो सिद्धांत में कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में, जो अस्तित्व के संघर्ष में जो फिटेस्ट है वही जीवित रह सकता है। ओनली ही विल बी सर्वाइवल हु इज फिटेस्ट, जो फिटेस्ट है वही सर्वाइव हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में भारत में ऐसी एक परिस्थिति निर्माण हो रही कि जो फिटेस्ट है उसको और फिटेस्ट बनाया जा रहा, और जो वीकेस्ट है उसको और वीकेस्ट बनाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में जब स्ट्रगल होता है तो कौन जीतेगा? हम भला अपनी डिमांड के लिए काम कर रहे हैं, हम आरक्षण मांग रहे हैं, हम सब कुछ मांग रही है, हमको चाहिए वो हमको चाहिए, लेकिन तुमको इतना दुर्बल बनाया जाएगा कि तुम उसके लायक ही, डिमांड करने लायक ही नहीं बचोगे। और उनको इतना फिटेस्ट बनाया जाएगा, इतना सामर्थ्यशाली शक्तिशाली बनाया जाएगा कि वो टिके रहेंगे। आप कितना भी हर क्षेत्र में एक विशिष्ट लोग, विशिष्ट समूह, व्यक्ति समूह आगे बढ़ रहा है, और हर क्षेत्र में एक विशिष्ट जन समूह पीछे जा रहा है, दुर्बल बनते जा रहा है। ये बड़ी खतरनाक समस्या है। आगे चल के आज हमें इसको छोटे रूप में हम देख रहे हैं, लेकिन इसका छोटा रूप आज है, लेकिन आगे चल के ये बहुत बड़ी गहरी खाई बनेगी। एक तरफ स्ट्रॉन्गेस्ट रहेंगे, एक तरफ वीकेस्ट रहेंगे। वीकेस्ट हमेशा इतने खोल दरी में फंसे हुए रहेंगे, उनको ऊपर उठने का मौका ही नहीं मिलेगा। और जो स्ट्रॉन्गेस्ट बने हुए लोग हैं वो हमेशा उनके ऊपर शासन करेंगे, 10 साल शासन करेंगे, 20 साल शासन करेंगे, क्योंकि उन लोगों की उस तरह से स्ट्रैटेजी बनी हुई है, उस तरह से उन्होंने अपना प्लान बनाया है, उन्होंने उस तरह से आइडियोलॉजी बनाई है। तो ऐसे समय में हमें संघर्ष कैसा करना है अपने, इसके बारे में हमने भी नीति बनाने की जरूरत है। जैसे हमने बताया कि नीति क्या होना चाहिए, नीति हम मॉरलिटी के द्वारा बना सकते, नैतिकता के द्वारा बना सकते। बाबा साहब अम्बेडकर नैतिकता में कहते हैं कि
एक आदमी ने दूसरे आदमी के साथ मैत्री, करुणा और बंधुभाव के साथ व्यवहार करने की नीति अपना न करके उस आदमी को, एक एक आदमी को जोड़ते जाना चाहिए। उसको बोलते हैं कि मॉरलिटी। दूसरे बाबा साहब ने बताया कि फैमिली मॉरलिटी यानी पारिवारिक नैतिकता। एक परिवार ने दूसरे परिवार को मैत्री, करुणा, बंधुभाव के माध्यम से जोड़ना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए, जोड़ना चाहिए। उसी प्रकार सोशल मॉरलिटी के इस बीच में जो सामाजिक मॉरलिटी होती है, उसमें एक समाज ने दूसरे जाति समूह के साथ में, दूसरे धर्म के समूह के साथ में हर एक को जोड़ना चाहिए। जब हम व्यक्ति जोड़ते जाएंगे, परिवार जोड़ते जाएंगे, समाज जोड़ते जाएंगे, तो हम फिर धीरे धीरे वीकनेस हमारी दूर होते जाएंगे और हम स्ट्रांग बनेंगे। तो स्ट्रांग बनेंगे तो हम संघर्ष में टिके रहेंगे। तो इस तरह से हमें अपनी नीति बनाने की जरूरत है। लेकिन आज की स्थिति में हमारी वो नीति नहीं है जोड़ने की। बड़े दुख के साथ में कहना पड़ता है कि हमें हमारी वो नीति तोड़ने की है, जोड़ने की नहीं है। हम देखते रहते किसमें क्या कमजोरी है, उसी की कमजोरी देख करके उसको दबाने की कोशिश करेंगे, उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। उसको आगे बढ़ाने के लिए सहायता करने की तो बात दूर रही, लेकिन इनको अपने से कैसा बाहर रखा जाए, कैसा तोड़ा जाए, हमारे पास तोड़ने की नीति है। पूरी तरह से हम तोड़ने की नीति का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो जोड़ने की नीति है, मैत्री, बंधुभाव और करुणा से मैत्री, ये जोड़ने की नीति है, वो हमारे पास नहीं। ये नीति हमारे दुश्मन ने ली है। हमारे दुश्मन है, उन्होंने ये नीति का इस्तेमाल किया। उन्होंने भंगी को जोड़ा, चमार को भी जोड़ा, जिसको नजदीक आने नहीं देते थे उनको जोड़ा, आदिवासी को जोड़ा, प्रधान को जोड़ा, गोंड को जोड़ा, गोवारी को जोड़ा, हिंदू को जोड़ा, मुस्लिम को जोड़ा, जैन को जोड़ा, सिख को जोड़ा। हर एक इंसान को, हर एक धर्म को, हर एक वर्ण को जोड़ा उन्होंने। जो बाबा साहब की फिलॉसफी थी, बाबा साहब कहते थे कि धम्मा इज इक्वल टू मॉरलिटी, मॉरलिटी इज इक्वल टू धम्मा। धम्म यानी मॉरलिटी है, मॉरलिटी यानी धम्म है। हम धम्म भी हमको मालूम नहीं और मॉरलिटी भी मालूम नहीं। हम तोड़ने का काम करें। पुराने जो मुर्दे उखाड़ करके समाज एक तरफ जुड़ रहा है, मुर्दे उखाड़ करके उसको कैसा तोड़ा जाए। हमारी एक ही नीति रहती कि इनको कैसा तोड़ा जाए। हमारा एक भी संगठन ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। क्यों नहीं टिकता? क्योंकि हमारी नीति तोड़ने की है, जोड़ने की नहीं है। हमारे दुश्मन के संगठन आज कई साल हो गए, दिन ब दिन बढ़ रहे, लेकिन टूटने का नाम नहीं ले रहे। और हमें जो बनाए हुए संगठन है वो टूटने के कगार पे। आज आंबेडकरवाद ये अकेला हो गया। आंबेडकरवाद को अकेला बना दिए, उसके मदद के लिए कोई नहीं आ रहा है। जब इस देश से आंबेडकरवाद खत्म हो जाएगा तो संविधान भी नहीं टिकेगा। संविधान भी नहीं टिकेगा, क्योंकि बुद्ध को तो पहले ही विष्णु का अवतार बना दिए। बुद्ध का तो नाम ही छोड़ दो, बुद्ध का नाम ही छोड़ना है। अभी हमारा जो प्लान है, बाबा साहब को कैसे बचाया जाए। बुद्ध को तुम बचा नहीं सकते। बुद्ध को तुमने खराब किया। बुद्ध धर्म को तुमने खराब किया। इसलिए बाबा साहब आंबेडकर को बुद्ध का धम्म लाना पड़ा, क्योंकि धर्म को पूरी तरह से कर्मकांडों में, पुराने पारंपरिक बातों को लेकर के पूरे कर्मकांडों में बुद्ध को फंसा दिए। बाबा साहब ने बुद्ध को अलग निकालने की कोशिश की, लेकिन तुमने बाबा साहब को विरोध किया और बुद्ध को वैसे कर्मकांडों में फंसने दिया। चाहे श्रीलंका के भिक्षु लाए हो, किस लिए लाए श्रीलंका के भिक्षु? कि बुद्ध को कर्मकांडों में फंसाने के लिए। थाईलैंड के भिक्षु काय के लिए लाए तुमने भारत में? क्योंकि थाईलैंड के भिक्षु को बाबा साहब मालूम नहीं, तो बुद्ध को कर्मकांडों में फंसाने के लिए थाईलैंड के भिक्षु लाए।
बाहर देशों के भिक्षु इसलिए लाए तुमने कि वहां का बाहर देशों का कर्मकांड जो है, वहां बाहर देशों में बुद्ध को ईश्वर मानते हैं, गॉड मानते हैं, उसी पद्धत यहाँ पे इंडिया में लागू होना चाहिए, भारत में लागू होना चाहिए करके बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये ब्राह्मणिकल षड्यंत्र है। इन्होंने जानबूझ के इन लोगों को ला करके बाबा साहब आम्बेडकर को अलग कर दिया और बुद्ध को कर्मकांडों में फंसा दिया। आज बुद्ध विष्णु का अवतार बन के बैठे हैं देवल में, मंदिर में आज बुद्ध ईश्वर का विष्णु का अवतार बन करके बैठे हैं। आज बाबा साहब के बारे में आज भी समस्या निर्माण हो रही है, इसलिए निर्माण हो रही है कि बाबा साहब के भी पीछे ये लोग लगे हैं। अभी हमारी जवाबदारी है कि बाबा साहब आम्बेडकर के मूवमेंट को कैसे बचाए, बाबा साहब आम्बेडकर के धम्म को कैसे बचाए, बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों को कैसे बचाए। ये सारी बातों को बचाने के लिए हमें नियोजन करना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा, एक नैतिकता की नीति अपनाना पड़ेगा। उसके बगैर कोई चारा नहीं। हम संघर्ष करने लायक रहे नहीं, अभी हमारे पास कोई संसाधन नहीं है। सिर्फ मोर्चा निकालो। आज मोर्चा निकाल करके, हजारों लोगों का मोर्चा निकाल करके हम जाते तो हमारी अर्जी लेने के लिए कोई आता नहीं। इतने हम दुर्बल हो गए, आज इतने दुर्बल हो गए, इतने कमजोर हो गए, हमारी अर्जी लेने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। कितनी दुर्बलता निर्माण हो गई, कितने हम पीछे हो गए। इसलिए आज अपने आप को पहचानने की जरूरत है। हमारा अस्तित्व क्या है, पहचानने की जरूरत है। हमारा फंडामेंटल नियम क्या है, उसका एग्जिस्टेंस पावर क्या है, ये पहचानने की जरूरत है। आज हम पूरे खाली खोखे के जैसे बैठे हैं, सब अपन दिखावा कर रहे हैं कि हम ऐसे है वैसे। ये दिखावा से कुछ चलने वाला नहीं। आज रूट लेवल से, जमीनी लेवल से हमें काम करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए जो सही में काम करने वाले लोग हैं, जो बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों पे काम करने वाले लोग हैं, चाहे सामाजिक फील्ड में हो, चाहे पॉलिटिकल फील्ड में हो, चाहे धम्म के फील्ड में हो, हर क्षेत्र में जो ईमानदारी से काम करने के लिए तैयार है, ऐसे लोगों की सुरक्षा करना जरूरी है। ऐसे लोगों को हम मदद करें, ऐसे लोगों को हम सहाय करें, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया तो निश्चित रूप से हम संघर्ष कर पाएंगे, अन्यथा हम संघर्ष भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये जो सुरक्षा की पृष्ठभूमि है, कि इसी पृष्ठभूमि के वजह से हमें श्रेष्ठ लोगों की सुरक्षा करने की आवश्यकता है। महाकारण तथागत भगवान गौतम बुद्ध, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, धम्म सारथी भंते जी, सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सबको मराठी में बोलो या हिंदी में बोलो? मैं तो वैसे भी फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई हूँ। आप लोग सब सुलझे हुए लोग हैं। नहीं, आप हिंदी में अच्छा बोल सकते। और भंते जी का आप सुन रहे हो। और एक्चुअली मैं तो सिर्फ भंते जी को आज देख रही थी यहाँ पे। उनका जो नॉलेज मुझे एक अलग ही ये लगा, क्योंकि आज तक अपन भंते को मीन्स धम्म के ऊपर, तो धम्म तो उनका है ही, धम्म मीन्स आचरण, इसके बारे में तो वो बताते ही है। बट अब जो चल रहा है, आज की जो परिस्थिति है, हम लोगों की जो परिस्थिति है, उस पर जो उनका विचार मंथन है और जो रियलिटी उन्होंने बताई, तो वास्तव में ये सब है कि हम लोग इस परिस्थिति दिख रही है, ना समता दिख रही है। जो बाबा साहब ने हमें बहुमूल्य जो बताया कि हमारा जो है समता, स्वातंत्र, बंधुता, इसके ऊपर जो हम लोग संविधान है, तो संविधान तो एक साइड में सब दिख रहा है कि हाँ संविधान है, सब कुछ है, लेकिन कुछ अलग ही चल रहा है। अंदरूनी हम लोग सही में खोखले हो रहे हैं, ये जो भंते जी ने बताया। और आज तो सही में मुझे सिर्फ भंते जी का और बहुत कुछ सुनना है। तो भंते जी का तो बहुत अच्छा है, मिस धम्म का तो है ही है, बट जो समाज की उन्नति करनी है और आज के इसमें, आज की परिस्थिति में जिसकी जरूरत है, वो सही में मुझे भंते जी में दिख रहे हैं। तो मैं अभी भंते जी को सुनूंगी, तब अपने विचार प्रकट करूंगी। बस यही पे मैं अपना
जो उनसे सुनी समाप्त करती हूँ।